विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आपके लिए क्लास 9 से गद्य भाग पार्ट 2 लहासा की ओर लेकर आई हूँ। उसका सारांश। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 गद्य भाग का 2 बैलों की कथा का सार और प्रश्न उत्तर दिया था। यदि आपने उससे पहले के वीडियो नहीं पढ़े हैं तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। पाठ का सारांश प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं लहासा की ओर पाठ का सारांश। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटी कलिंपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता हुआ करता था, जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे, परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया था। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियों व किले बने हुए थे। लेखक ने बताया कि वो रास्ते में जगह जगह पर उन्हें चीनी फौजियों की चौकी मिली, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहां के किसानों ने अपना बसेरा कर लिया है, वहां रहने लगे, इसलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले छोड़ा हुआ किला में लेखक ने उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था और ना ही वहां की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था, मगर अपरिचितों के घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, बहू या सास उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहां पर मक्खन व नमक की चाय भी पी जाती थी। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चिंटे प्रवेश पत्र, परमिशन लेटर, राहदारी मांगी। अब ये चिट्ठे उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोड़ला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ सुमति, राहुल के बौद्ध भिक्षुक दोस्त की पहचान होने के कारण भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन्हें रहने को अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी, वो बताते हैं, और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था। 5 साल पहले की बात उन्होंने बताई, जबकि वे उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि भद्र अच्छे यात्री के वेश में थे। तब की अब की यात्रा का वर्णन था। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा पहाड़ थोड़ला पार करना था, जो सबसे कठिन हिस्सा था उसका, क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती थी। 1600-1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। वहां पर डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, क्योंकि वहां लोग आसपास रहते ही नहीं थे और सरकार भी इसी तरह लापरवाह हो गई थी। इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट और हत्याएं हो जाया करती थी। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु मन में उनके डर बन गया था। यहाँ हथियार का कानून भी लागू नहीं था,
इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। लेकिन थोड़ला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत ही मुश्किल था और उनका अगला पड़ाव लंकोर था, जहां वहां से करीबन 16-17 मील की दूरी पर था। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने लेखक और उनके दोस्त सुमति ने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। आगे की यात्रा। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूरब और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां स्थानीय देवता का मंदिर भी उन्होंने देखा। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए। वो रास्ता भटक गए और वे बाएं रास्ते की ओर गलत रास्ते 1.5 मील आगे चल पड़े। बाद में लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ में आ तो गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे उनके मित्र सुमति नाराज हो गए। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा भी हो गया था और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद वो टिहरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिनका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमत के बहुत परिचित थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंडे भी देना चाहते थे, जो वहां से वो अपने साथ लाए थे। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा किया। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा। सुबह चलते तो कड़ी धूप में ना चलना पड़ता। कुली ना मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहता था, इसलिए उन्होंने बहाना कर टोकर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। जो इन जागीरों का हिस्सा था, वो कुछ हिस्सा बौद्ध मठों के लिए भी था। अपनी आप ही जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। जो भी जागीरदार था, वो थोड़ी थोड़ी खेती वो खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, वो भी खेती देखते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया बौद्ध भिक्षु से मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर भी था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिससे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गए। चूंकि तिंगरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए। तो आपने देखा कि यहाँ लहासा की यात्रा में तिब्बत की जमीन, उनकी जागीरदार, वहाँ के बौद्ध भिक्षु, वहाँ के लोग, वहाँ के जजमान, सबके बारे में किस तरह से बताया गया है। आपने इसी कहानी के माध्यम से, इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से देखा कि किस तरह से यात्राएं की जाती हैं। इस तरह से आप भी अपनी कुछ यात्राओं का वर्णन स्वयं भी कर सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से यात्रा का वर्णन किया जाता है। तो ये यात्रा वृत्तांत की विधा यहीं पर समाप्त होती है। और ये यात्रा वृत्तांत आपको कैसा लगा,
आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपको पुनः मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।